एक फैमिली में बच्चे होते हैं, मदर है, फैमिली मेंबर है, वाइफ है, उनको पार्टनर बना देते हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं। ऐसे केस में हस्बैंड की लायबिलिटी थी, लेकिन वाइफ एज जॉइंट अकाउंट होल्डर साइन करके दे रही हैं। तो ऐसे केस में सिर्फ कि मैनेजिंग डायरेक्टर को हम रिस्पॉन्सिबल मानेंगे ही इज डीम्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो अगर एबीसी क्रिएशन के नाम पे बैंक का खाता खुला हुआ है और उसके प्रोपराइटर मिस्टर रमेश कुमार हैं और वो चेक देते हैं जिस चेक लीफ पे एबीसी क्रिएशन छपा हुआ है लेकिन रमेश कुमार जी का नाम नहीं छपा हुआ, तो भी रमेश कुमार जी ही जिम्मेदार हैं, भले ही उस पे ऑथराइज सिग्नेटरी भी कोई और हो। अब क्योंकि प्रोपराइटर ही जिम्मेदार होते हैं, तो क्या आपको पता है कि चेक डिसऑनर केसेस 16 तरीके से हो सकते हैं डिफरेंट एंटिटीज के बीच में। मेरा नाम है शरद बंसल, वेलकम टू वकालत बाय शरद। और आज से हम चेक बाउंस केसेस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका आज चैप्टर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता है कि चेक डिसऑनर केसेस जो हैं सेक्शन 138 एनआई एक्ट में होते हैं और ज्यादातर केसेस में ये लेन देन का मामला होता है, पैसे का लेन देन का मामला होता है, इसीलिए चेक भी इशू किया जाता है। चेक को इन कैश करके अकाउंट में पैसे ही आते हैं, तो लेन देन के मामलों में चेक डिसऑनर के केसेस होते हैं। अब हम इमेजिन करते हैं कि सपोज दो पार्टी हैं, ए और बी। ए अक्यूज्ड है और बी कंप्लेनेंट है। अब ये जो पार्टीज हैं ये अलग अलग तरह की लीगल एंटिटीज हो सकती हैं, जैसे कि कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, प्रोपराइटर हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, कोई एचयूएफ हो सकता है, या कोई और तरीके की लीगल एंटिटी भी हो सकती है। लेकिन हम ये देखते हैं अपने प्रैक्टिस में कि ज्यादातर केसेस में मेनली 4 तरीके के जो एंटिटीज हैं उन्हीं के बीच में इंटर से आपस में केसेस होते हैं। और इसमें जो एचयूएफ और ट्रस्ट है उनके बीच में कभी कभी केसेस होते हैं, तो उसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। 99% केसेस में ये जो पहली 4 कैटेगरी हैं, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल या प्रोपराइटर, इन्हीं के बीच में आपस में केसेस होते हैं और ये आपको देखने को भी मिलेंगे। तो अगर हम ऐसे देखें तो कंपनी एक कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकती है, एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट केस कर सकती है, एक कंपनी प्रोपराइटर के अगेंस्ट केस कर सकती है, या एक कंपनी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट केस कर सकती है। और इसी तरह से स्ट्रक्चर कंप्लेनेंट का भी हो सकता है, कंप्लेनेंट और एक्यूज दोनों का इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इंटर से जब ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस करेंगे एंटिटी वाइज, तो ये टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 16 तरीके से केसेस हो सकते हैं। अब हम एक एक करके सारी कैटेगरी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले कंपनी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं होता। कंपनी को चलाने के लिए, उसके कामकाज को देखने के लिए कुछ लोग चाहिए। वो लोग अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, कोई डायरेक्टर हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, सिर्फ ऑथराइज सिग्नेटरी हो सकता है। तो कंपनी चलती है लोगों से। अब 138 एनआई एक्ट का जो लॉ है, रेड विद सेक्शन 141 एनआई एक्ट, यानी कि कंपनी अगर एक्यूज्ड है तो उस केस में हमें यह देखना होगा कि कंपनी के साथ साथ में और कौन लोग जिम्मेदार हैं। कंपनी का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। इसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, जो हमें देखना जरूरी है। ऐसे तो बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन हमें देखना क्या है, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो नंबर 1 मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 2 सिग्नेटरी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। नंबर 3 कोई ऐसा शख्स कंपनी में काम करने वाला जो कंपनी के कामकाज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डे टू डे के जो कामकाज होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं, उनको कोई आदमी देखता है, वो जिम्मेदारी लेता है कंपनी के कामकाज की, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। और चौथा ऐसा आदमी जो जिसकी वजह से चेक डिसऑनर हुआ है, यानी कि उसका डायरेक्ट रोल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक डिसऑनर होने में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये देखा है कि चेक डिसऑनर जब होता है तो उसका एक रीजन हो सकता है इनसफिशिएंट फंड्स, बहुत कॉमन रीजन है वो। तो इसका मतलब ये है कि जब चेक प्रेजेंट हुआ तो बैंक के खाते में सफिशिएंट अमाउंट नहीं था, जिसकी वजह से चेक डिसऑनर हो गया। तो कंपनी के कामकाज में कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये हो कि जब चेक कोई आएगा, प्रेजेंट होगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसमें फंड्स अवेलेबल कराएंगे और वो चेक ऑनर होगा। अगर उनकी कोई गलती हो गई, नेग्लिजेंस हो गई, जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया, दूसरे लोगों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ में षड्यंत्र करके ऐसा किया कि वो चेक ऑनर हो ही ना पाए, तो वो डायरेक्ट जिम्मेदार माने जाएंगे। ये 4 कैटेगरी होती है टोटल, जिसको हमें ये देखना है कि कौन कौन लोग कंपनी में रिस्पॉन्सिबल हैं और ऐसा क्यों है। उसके पीछे कारण ये है कि लॉ में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इस तरह के हैं जिसमें ये बोला गया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर को हम रिस्पॉन्सिबल मानेंगे ही
ही इज डीम्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उनके नाम के आगे ही मैनेजिंग लगा हुआ है। तो इसका मतलब अगर चेक डिसऑनर हुआ है तो और काम काज के साथ कंपनी के चेक के डिसऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होगी, उनको डीम्ड मान लिया जाता है रिस्पॉन्सिबल। इसी तरह से अगर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी है जो चेक डिसऑनर हुआ है, उस पे जिन्होंने साइन किए हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि वो कंपनी के कामकाज को देखते हैं और इसीलिए उन्होंने चेक साइन किया है और वो भी जिम्मेदार है चेक डिसऑनर के लिए। तीसरा, कोई आपको ऐसा सबूत मिल जाए, एविडेंस मिल जाए, कोई एग्रीमेंट पे ऐसा कुछ लिखा हो जिससे ये पता चलता है कि कंपनी के ये शख्स के पास जिम्मेदारी थी कंपनी के कामकाज को देखने की, डे टू डे अफेयर्स, मैनेजमेंट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये सब देखने की जिम्मेदारी थी, तो उसकी वजह से तो वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हो सकता है उनकी वजह से चेक डिसऑनर हो गया हो, ये मान लिया जाता है। और चौथी कैटेगरी ये है कि चेक के डिसऑनर के लिए कोई आदमी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? नेग्लिजेंस हो सकती है, कनिमांस हो सकती है, कोई कंसेंट हो सकती है। अब हमने ये देखा कि इस तरह के लोग जो कंपनी में काम करते हैं वो जिम्मेदार हो सकते हैं, उनको आप पार्टी बनाओगे, उनके अगेंस्ट ही तो केस करोगे। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसमें देखने की है वो ये है कि जो लोग भी कंपनी का कामकाज देख रहे थे या जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो किस टाइम पे थे? क्या वो उसी टाइम पे थे जब चेक प्रेजेंट हुआ और डिसऑनर हुआ? क्योंकि वही रेलेवेंट टाइम माना जाएगा ऑफेंस का, जब चेक प्रेजेंट होता है और डिसऑनर होता है। तो सपोज कीजिए कि आप कंपनी के बारे में पता लगा रहे हैं और आपको किसी मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में पता लगा, नाम और उसके नाम के आगे मैनेजिंग डायरेक्टर लगा हुआ था और आपने उसको अक्यूज्ड बना दिया। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो 2 साल पहले ही कंपनी से रिजाइन कर चुके थे और आपको तो चेक अभी मिला, अभी प्रेजेंट हुआ, अभी डिसऑनर हुआ। तो ऐसे अगर आप व्यक्ति को बनाएंगे 138 केस में अक्यूज्ड, तो आप अपने केस को खराब करेंगे और डिले होगा अननेसेसरी। तो अननेसेसरी पार्टी नहीं बनानी है। ध्यान देना है कि कौन कौन लोग जिम्मेदार थे। अब कंपनी के बारे में कुछ और बातें जानना जरूरी है, जैसे कि कंपनी को मैंडेटरीली अक्यूज्ड बनाना होता है। 138 केस में जब अक्यूज्ड कंपनी होती है तब आप कंपनी को एक्यूज्ड पार्टी जरूर बनाते हैं, उसके बिना 138 एनआई एक्ट की केस सस्टेन नहीं कर सकती। उसका रीजन ये है कि जो लेन देन की बात है तो कंपनी से पैसे लेने हैं कंप्लेनेंट को, कंपनी ने चेक दिया, कंपनी के बिहाफ पे चेक दिया गया, तो कंपनी एक एंटिटी होती है, हालांकि आर्टिफिशियल होती है लेकिन लीगल एंटिटी तो होती ही है। तो लीगल एंटिटी जिससे पैसे लेने हैं उसके बिहाफ पे चेक दिया गया, तो उसको एक्यूज्ड नहीं बनाएंगे तो 138 एनआई एक्ट का केस सस्टेन हो ही नहीं सकता। कंपनी को फिजिकली पनिश नहीं किया जा सकता क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को अक्यूज्ड बनाते हैं क्योंकि कन्विक्शन के बाद में कंपनी के ऊपर फाइन लगाया जा सकता है मैक्सिमम, जेल नहीं भेजा जा सकता। और क्योंकि कंपनी फिजिकल नहीं है, जेल नहीं भेजा जा सकता, इसीलिए बेल बॉन्ड भरने की भी जरूरत नहीं है, बेल लेने की भी कंपनी की जरूरत नहीं होती। मैंने देखा है कुछ कोर्ट्स में, गुड़गांव में, नोएडा में, वहां पे कंपनी के लिए बेल बॉन्ड दिए जाते हैं। वो इनकरेक्ट प्रोसीजर है क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, बेल बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंपनी को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा कोर्ट के सामने जब उसके खिलाफ केस होगा, तो उसके लिए उसको किसी के थ्रू, नेचुरल पर्सन के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा। वो सेक्शन 305 सीआरपीसी में कोई नेचुरल पर्सन, कंपनी का कोई भी मैनेजर, एम्प्लॉय कंपनी को आके रिप्रेजेंट कर सकता है और कंपनी के बारे में बता सकता है, अपना डिफेंस बता सकता है। जब हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और कंपनी को अगर अक्यूज्ड बनाना है तो कंपनी की कुछ पर्सनल डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन लेने जरूरी होते हैं, क्योंकि आपको लीगल नोटिस भेजना होता है जो कि मैंडेटरी है सेक्शन 138 एनआई एक्ट में, और बाद में कंप्लेंट भी फाइल करनी है। तो जो आप मीमो ऑफ पार्टीज में डिटेल लिखोगे उसी पे सम्मन भेजे जाएंगे। तो आपका ट्रायल स्टार्ट ही नहीं होगा अगर आप जब तक सही इंफॉर्मेशन कोर्ट को नहीं देंगे और सही पते पे लीगल नोटिस नहीं भेजेंगे। तो इसमें जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनको आप पार्टी बनाना चाहते हैं, उनके नाम, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर या कोई और एम्प्लॉय, उनकी डेजिग्नेशन, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंपनी में, मेलिंग एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। इसी तरह से अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की या एलएलपी की। वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जैसे कंपनी है। यहां हमने समझने के लिए एक एग्जांपल ले लिया, एबीसी सन्स या एलएलपी। जैसे कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म में मैनेजिंग पार्टनर हो सकते हैं या और कोई वर्किंग पार्टनर हो सकते हैं, सिग्नेटरी हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो डे टू डे अफेयर्स मैनेजमेंट के लिए, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो, जैसे मैंने बताया, कोई कनिवांस हो, कंसेंट हो,
कोई नेग्लिजेंस हो जिसकी वजह से वो चेक डिसऑनर हो गया। पार्टनरशिप फर्म भी कंपनी की ही तरह नेचुरल पर्सन्स के थ्रू वर्क करती है और अपने आप आर्टिफिशियली वर्क नहीं कर सकती। अब हमें जानना जरूरी है इन लोगों के बारे में, क्योंकि लॉ में मैनेजिंग पार्टनर और ऑथराइज सिग्नेटरी को मान लिया जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल ही है कंपनी के कामकाज के लिए। इसी तरह से कुछ और लोग हो सकते हैं जिनके खिलाफ आपके पास सबूत हो कि वो कंपनी के कामकाज को देखते थे, तो उनको भी मान लिया जाएगा कि वो रिस्पॉन्सिबल थे चेक डिसऑनर के लिए, वो नेसेसरी पार्टी बनेंगे। इसी तरह कोई अगर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है नेग्लिजेंस की वजह से या कनिवांस या कंसेंट की वजह से। अब यहाँ पे ये लॉ जो है वो क्यों है, उसके पीछे एक कारण है, रीजन है कि कंपनी के केस में और पार्टनरशिप फर्म के केस में, दोनों ही केसेस में हम ये मानते हैं कि जो लोग जिम्मेदार है कंपनी के कामकाज के लिए उनको मान लेंगे रिस्पॉन्सिबल। ऐसा होता है, हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि कंपनीज में और पार्टनरशिप फर्म्स में कुछ हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी ऑफिशियल पोजीशन पे अपॉइंट कर देते हैं। जैसे एक फैमिली में एक हस्बैंड डायरेक्टर है, एक वाइफ डायरेक्टर है, या उनके बच्चे डायरेक्टर हैं अगर वो 18 साल से ज्यादा के हो गए हैं, या अपने पेरेंट्स को बना देते हैं डायरेक्टर। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म के केस में जो बच्चे होते हैं, मदर है, फैमिली मेंबर है, वाइफ है, उनको पार्टनर बना देते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए एक से ज्यादा लोग चाहिए। तो सारा बिजनेस अपने कंट्रोल में ही रहे तो वो अपने फैमिली मेंबर्स को ही बना देते हैं ऑफिशियल। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो लोग भी जिम्मेदार है कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के कामकाज के लिए? वो लोग जिम्मेदार नहीं होते हैं, वो उनको बोला जाता है स्लीपिंग डायरेक्टर या स्लीपिंग पार्टनर, कि वो नाम के लिए हैं बस, लेकिन कोई कामकाज नहीं कर रहे। और कामकाज के दौरान चेक दिया और वो डिसऑनर हो गया तो उसके लिए उन बच्चे या अदर फैमिली मेंबर्स हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं मानी जाती। सिर्फ वो लोग कंपनी या पार्टनरशिप फर्म में जो कामकाज को देख रहे हैं उन्हीं को जिम्मेदार माना जाता है। पार्टनरशिप फर्म के केस में भी ये देखना पड़ता है कि रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि जब चेक प्रेजेंट हुआ, डिसऑनर हुआ, तो कौन कामकाज देख रहे थे फर्म का, उन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है सेक्शन 138 एनआई एक्ट के ऑफेंस में। जैसे मैंने बताया कंपनी के केस में, इसी तरह पार्टनरशिप फर्म के केस में भी लेनदारी पार्टनरशिप फर्म से है तो आप पार्टनरशिप फर्म को एक्यूज्ड जरूर बनाएंगे, स्किप नहीं कर सकते, अदरवाइज 138 एनआई एक्ट का केस सस्टेन नहीं कर सकता। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरी बात एक ये है कि क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसको पनिश नहीं किया जा सकता, कन्विक्शन के बाद सिर्फ फाइन लगाया जा सकता है, जेल नहीं भेजा जा सकता, बेल देने की जरूरत नहीं है और बेल बॉन्ड फर्निश करने की जरूरत नहीं है। और पार्टनरशिप फर्म को भी एक नेचुरल पर्सन कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, वो पक्ष बताता है अपना कंपनी के बिहाफ पे, क्योंकि कंपनी के केस में और पार्टनरशिप फर्म के केस में अलग अलग प्रोविजन है। कंपनी के केस में सेक्शन 305 सीआरपीसी में एक नेचुरल पर्सन रिप्रेजेंट करता है कंपनी को कोर्ट के सामने, और पार्टनरशिप फर्म के केस में अथॉरिटी लेटर के साथ में किया जा सकता है। जब अक्यूज्ड पार्टनरशिप फर्म हो और आपको उसके खिलाफ केस करने हो तो कुछ डिटेल्स, पर्टिकुलर्स आपको अपने पास जरूर होने चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपर सही तरीके से सही एड्रेस पे लीगल नोटिस भी भेज सकें और कंप्लेंट में भी मेमो ऑफ पार्टीज पे लिख सकें। लीगल नोटिस और कोर्ट के संबंध दोनों ही व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए भी पूरे इंडिया में सर्विस कराए जा सकते हैं। तो ये डिटेल के साथ साथ नाम, डेजिग्नेशन, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिजिकल एड्रेस, ईमेल और ऑफिस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ये डिटेल भी आपको लेनी जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोपराइटर की। सपोज कीजिए कि प्रोपराइटर एक कोई एबीसी क्रिएशन है, तो प्रोपराइटर एक नेचुरल पर्सन होता है। लॉ में ये माना जाता है कि प्रोपराइटरशिप फर्म और प्रोपराइटर आर वन एंड द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस, बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो अगर एबीसी क्रिएशन के नाम पे बैंक का खाता खुला हुआ है और उसके प्रोपराइटर मिस्टर रमेश कुमार हैं और वो चेक देते हैं जिस चेक लीफ पे एबीसी क्रिएशन छपा हुआ है लेकिन रमेश कुमार जी का नाम नहीं छपा हुआ, तो भी रमेश कुमार जी ही जिम्मेदार है, भले ही उस पे ऑथराइज सिग्नेटरी भी कोई और हो, क्योंकि प्रोपराइटरशिप फर्म के केस में प्रोपराइटर ही सिंगल हैंडेडली सारा कामकाज देखते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल होंगे भी अगर चेक डिसऑनर हो जाता है। इसमें रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि प्रोपराइटर अगर फर्म बंद कर देते हैं या प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है तो प्रोपराइटरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है साथ में। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रोपराइटर प्रीवियस पॉइंट ऑफ टाइम पे है
और अभी नहीं है। तो इसीलिए रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम जब ऑफेंस हुआ, चेक प्रेजेंट हुआ, डिसऑनर हुआ, उस टाइम कौन प्रोप्राइटर था नहीं था वो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब क्योंकि प्रोप्राइटर ही जिम्मेदार होते हैं, तो ऑथराइज सिग्नेटरी के खिलाफ अगर आप केस करते हैं तो वो सस्टेन नहीं करेगा। एक बार क्या हुआ, मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मेरे को दिया एक चेक डिसऑनर होके आया हुआ, उन्होंने बोला कि ये इसका केस करना है। अब उस पे जो साइन थे, मैंने देखा चेक पे साइन पे लिखा हुआ था पूजा, और जिनको इन्होंने माल बेचा था, जिनसे पैसे की लेनदारी थी, उस आदमी का नाम नीरज था। तो मैंने बोला ये फर्म के प्रोप्राइटर तो नीरज लग रहे हैं मुझे, चेक पे साइन पूजा के हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, ये पूजा ही प्रोप्राइटर है, उन्होंने अपनी वाइफ को बना दिया होगा प्रोप्राइटर। मैंने बोला क्रॉस चेक कर लो, लेकिन वो माने नहीं। उसके बाद में केस फाइल कर दिया, लीगल नोटिस भी हमने पूजा को भेज दिया, केस भी पूजा के ऊपर फाइल कर दिया। जब केस आगे चला, कोर्ट में गया, तो आए वो दूसरी तरफ से, अपोजिट साइड से, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लिया कि प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में तो सिर्फ प्रोप्राइटर को ही अक्यूज्ड बना सकते हैं आप, पूजा तो ऑथराइज सिग्नेटरी है, तो प्रोप्राइटर है ही नहीं। तो वो केस डिसमिस हो गया। इसी तरह से अगर हम प्रोप्राइटर की बात करें तो कुछ डिटेल हमें लेनी जरूरी है। अगर अक्यूज्ड प्रोप्राइटर है, जैसे प्रोप्राइटर का नाम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये सारी डिटेल लेनी हमें जरूरी होती है। अब इंडिविजुअल के केस में एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं बता रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ का जॉइंट अकाउंट है और उसमें दोनों ही सिग्नेटरी हैं। अब हस्बैंड की लायबिलिटी है और हस्बैंड ने साइन करके चेक दिया, वो चेक डिसऑनर हो गया। अब क्योंकि वाइफ इसमें जॉइंट अकाउंट होल्डर है, तो क्या वो अक्यूज्ड बनेगी? कोर्ट का मानना है कि इसमें वाइफ की लायबिलिटी नहीं होगी। हस्बैंड जिन्होंने साइन किया है, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनकी लायबिलिटी थी, सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट में 138 NI एक्ट का केस होगा। अब एक और डिफरेंट सर्कमस्टांस हो सकता है, जबकि दोनों जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, ऐसे केस में हस्बैंड की लायबिलिटी थी, लेकिन वाइफ एज जॉइंट अकाउंट होल्डर साइन करके दे रही हैं, तो ऐसे केस में सिर्फ वाइफ ही लायबल होंगी। सेक्शन 138 NI एक्ट के केस में हस्बैंड नहीं होंगे। और एक तीसरी सिचुएशन और हो सकती है, जबकि हस्बैंड की लायबिलिटी है लेकिन वाइफ नहीं दे रही चेक, वाइफ के अलावा कोई थर्ड पार्टी हस्बैंड की लायबिलिटी के लिए चेक दे रहा है और वो डिसऑनर हो जाता है, तो उस केस में भी जिसने चेक दिया है वो सेक्शन 138 NI एक्ट में लायबल होगा, हस्बैंड लायबल नहीं होगा। 138 NI एक्ट के केस में एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जब चेक गारंटर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिसमें एक आदमी ने गारंटी ली दूसरे आदमी की कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो उसके बदले मैं दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं, मैं उसकी लायबिलिटी को क्लियर करूंगा। तो ऐसे केस में अगर कोई गारंटर चेक देता है और वो डिसऑनर हो जाता है तो केस गारंटर के अगेंस्ट हो सकता है। इस केस में जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं उसमें एक पर्सन है Z जो गारंटर है और Y को पैसे लेने हैं, X की लायबिलिटी है Y को पे करने की। ऐसे केस में ये हो सकता है कि X खुद चेक ना इशू करके उसके बदले गारंटर चेक इशू करे, और अगर वो डिसऑनर हो जाएगा तो गारंटर लायबल होगा। और दूसरा सर्कमस्टांस ऐसे भी हो सकता है कि X और Z दोनों ने चेक इशू किया अपनी लायबिलिटी को खत्म करने के लिए, तो वो डिसऑनर अगर दोनों चेक हो गए तो दोनों के खिलाफ केस साइमल्टेनियसली 138 NI एक्ट का चल सकता है। अभी हमने जो बात की, हमने ये देखा कि अलग अलग एंटिटी वाइज अगर केसेस होंगे सेक्शन 138 के, तो वो किस किस के अगेंस्ट हो सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और अगर अक्यूज्ड एक पर्टिकुलर एंटिटी होगा तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगले सेशन में हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन की या लायबिलिटी की, कि दो लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है वो किस किस तरह के क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, क्या लायबिलिटी हो सकती है, और उसको फिर इस एंटिटीज से कनेक्ट करके बताएंगे।